हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एन्यूरिज्म। ठीक है, एन्यूरिज्म को समझने से पहले उसके सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन को समझना, जो इस चार्ट के पहली लाइन में मैंने लिखा हुआ है। ओके, एन एन्यूरिज्म इज अ परमानेंट बल्ज और डायलेशन इन अ ब्लड वेसल दैट इज एटलीस्ट 50% लार्जर देन द नॉर्मल डायमीटर। सबसे पहले इसके कीवर्ड्स पकड़िए, है ना। सबसे पहला वर्ड क्या है? कीवर्ड, इट इज परमानेंट। मतलब एन्यूरिज्म अगर पेशेंट को होता है, इट इज नॉट टेम्पररी चेंज इन द ब्लड वेसल बट इट इज अ परमानेंट चेंज इन द ब्लड वेसल, है ना। परमानेंट लिखा हुआ है। बल्जिंग और डायलेशन मतलब ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है। नॉर्मल आर्टरी के अंदर कहीं पे भी बल्जिंग हो जाए तो इस तरीके से जो बल्जिंग हो रही है ना, इस तरीके से जो बल्जिंग हो रही है या डायलेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन्यूरिज्म बोलेंगे। इन अ ब्लड वेसल विच इज एटलीस्ट 50% लार्जर देन इट्स नॉर्मल डायमीटर। मतलब अगर मेरा कोई भी आर्टरी है, उसका ये डायमीटर है, तो मेरी जो बल्जिंग होंगी वो उससे 50% ज़्यादा अगर है, दैट इज़ कंडीशन ऑफ द एन्यूरिज्म, है ना। मतलब नॉर्मल डायमीटर से 50% लार्जर जो है वो ब्लड वेसल में जब डायलेशन होगा या बल्जिंग होंगी जो कि परमानेंट होंगी, दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड एज द एन्यूरिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म। द टू मेन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, जिसमें पहला है सूडो एन्यूरिज्म और सेकेंड है ट्रू एन्यूरिज्म। तो ट्रू एन्यूरिज्म जो है वो क्या होता है? ट्रू एन्यूरिज्म जो है इट इज़ इन्वॉल्व ऑल द 3 लेयर्स ऑफ द आर्टरियल वॉल। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो आर्टरी होती है, जो अपने ब्लड वेसल होते हैं, उसकी मेन 3 वॉल होती है। द इनर मोस्ट वॉल इज इंटीमा, जो बीच की वॉल होती है दैट इज़ मीडिया, और जो आउटर वॉल होती है दैट इज़ एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये मेरी जो है दैट इज़ इंटीमा, दिस इज मीडिया एंड दिस इज एडवेंटिशिया। अब इस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है? देयर इज अ बल्जिंग, है ना। अगर हम इस तरीके की ब्लड वेसल होती है हमारी, तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें कोई भी बल्जिंग नहीं है, नॉर्मल ब्लड वेसल है। लेकिन 50% ज़्यादा परमानेंट बल्जिंग या डायलेशन हो गया है ना, इस तरीके से ये बल्जिंग हो गया, इस तरीके से बल्जिंग हो गई, तो ये यहाँ पे बल्जिंग दिख रही है। बट हम लोगों को मेनली क्या ऑब्जर्व करना है कि इस बल्जिंग में तीनों लेयर इन्वॉल्व है। आप लोग दिख रहे हो, तीनों लेयर इन्वॉल्व है। मतलब आपकी ये एडवेंटिशिया लेयर भी इन्वॉल्व है, ये मीडिया लेयर भी इन्वॉल्व है और ये इंटीमा लेयर भी इन्वॉल्व है। व्हेन ऑल द 3 ब्लड वेसल्स की लेयर इज इन्वॉल्व इन अ परमानेंट डायलेशन और बल्जिंग, इट इज अ कंडीशन ऑफ द ट्रू एन्यूरिज्म। वहाँ पे ही फॉल्स एन्यूरिज्म क्या होता है, या फिर हम लोग इसको और नाम देते हैं सूडो एन्यूरिज्म। सो सूडो एन्यूरिज्म एंड फॉल्स एन्यूरिज्म, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। जब आपकी आर्टरियल वॉल के अंदर होल हो जाता है, जब आपकी आर्टरियल वॉल में कोई भी गड्ढा हो जाता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जो कि ट्रू एन्यूरिज्म और फॉल्स एन्यूरिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस है, कि यहाँ पे तीनों वॉल इन्वॉल्व है बट यहाँ पे तीनों वॉल इन्वॉल्व नहीं रहती। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि आपकी जो इंटीमा लेयर है वो भी एकदम सही सलामत है, जो आपकी मीडिया लेयर है वो भी एकदम सही सलामत है, जो बस आपकी एडवेंटिशिया लेयर है उसमें कहीं ना कहीं बल्जिंग है। तो एक्सटर्नली हमको ये देखने में दोनों एन्यूरिज्म ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बल्जिंग है और यहाँ पे भी बल्जिंग है, राइट। बट हम लोग अगर इसकी हिस्टोपैथोलॉजी, इसकी मतलब हिस्टोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे, हम अंदर से इसको देखेंगे, तो हमको यहाँ पे मेन डिफरेंस समझ में आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द लेयर ऑफ इंटीमा, दिस इज द लेयर ऑफ मीडिया, और लेयर ऑफ इंटीमा और लेयर ऑफ मीडिया के बीच में यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है ना। देयर इज अ होल इन आर्टरियल वॉल, जिसकी वजह से सारा के सारा ब्लड जो है वो यहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट हो गया है, एंड इट इज अ कंडीशन ऑफ हिमाटोमा। हिमाटोमा का मतलब जो इट इज हिमाटोमा, हिमाटोमा का मतलब बेसिकली क्या होता है? इट इज अ ब्लड ट्यूमर, है ना। ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसी कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से एक तरीके का ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, तो इट इज़ अ कंडीशन जो कि मेनली सूडो एन्यूरिज्म में देखने मिलती है, जो कि मेनली ट्रॉमा या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर की वजह से हो सकता है कि आपकी इंटीमा लेयर और मीडिया लेयर के बीच में होल क्रिएट हो जाए और सारा ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ टिश्यूज़, राइट। इट इज सराउंडेड बाय द टिश्यूज़। तो यहाँ पे एक हिमाटोमा का कंडीशन बन जाए, और इट इज़ actually not a aneurysm but it is appear as an aneurysm, that's why it is called as a सूडो एन्यूरिज्म। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन लोकेशन या मोस्ट कॉमन साइड हम लोग देखते हैं एन्यूरिज्म की। तो 3 इंपॉर्टेंट साइड है। पहली साइड है एब्डोमेन, सेकेंड साइड है पॉप्लेटियल आर्टरी, और थर्ड साइड है ब्रेन, है ना। बेरी का मतलब यहाँ पे होता है ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की। ठीक है, तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज AAA, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये एओर्टा है आपका, एब्डोमिनल एओर्टा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बल्जिंग, राइट। तो ये नॉर्मल आर्टरी है, लेकिन नॉर्मल आर्टरी से हटके कहीं पे यहाँ पे बल्जिंग है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल आर्टरी, लेकिन नॉर्मल आर्टरी से हटके कहीं पे तो यहाँ पे ऐसी बल्जिंग हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड एज एन्यूरिज्म। अब जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। कब तक ये एसिम्प्टोमेटिक होता है? जब तक कि एन्यूरिज्म रप्चर नहीं कर जाता। ये एक हद के बाद ये डायलेट होगा, एक हद के बाद ये रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने से पेशेंट को होगी सीवियर ब्लीडिंग। इसकी वजह से अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट का कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर, यहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग हुई तो अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स
वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो कम हो जाएगा, ब्लड कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट को सीवियर बैक पेन होगा, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कल कंडीशन। तो एन्यूरिज्म जो है वो एन्यूरिज्म जब तक रप्चर नहीं होता तब तक वो एब्डोमेन में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, लेकिन एक बार इट विल रप्चर्ड तो यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाएगी विद द सीवियर लो ब्लड प्रेशर एंड द सीवियर बैकिंग इन अ पेशेंट। सेकेंड इज अ पॉप्लेटियल एन्यूरिज्म। पॉप्लेटियल एन्यूरिज्म जो है वो मेनली कहाँ होता है, पॉप्लेटियल आर्टरी में। पॉप्लेटियल आर्टरी क्या होती है, आपका जो घुटना होता है, घुटने के पीछे वाली जो आर्टरी होती है ना, बिहाइंड द नी आपकी जो आर्टरी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉप्लेटियल आर्टरी। अब पॉप्लेटियल आर्टरी पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एन्यूरिज्म हो गया है ना, दिस इज द आर्टरी, और यहाँ पे आपका देखो एन्यूरिज्म हो गया। तो एन्यूरिज्म होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो कहीं पे यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया। थ्रोम्बस क्यों बना, सूडो यहाँ पे एन्यूरिज्म की वजह से, एन्यूरिज्म की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हुआ। थ्रोम्बस फॉर्म होने की वजह से जो ब्लड नीचे आ रहा है वो ब्लड यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो लोअर इस्चीमिया हो जाएगा यहाँ पे ना, तो लोअर लिम्ब का यहाँ पे इस्चीमिया हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया, जो कि इसकी वजह से हो सकता है। और अगर ये थ्रोम्बस जो है यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है पॉप्लेटियल आर्टरी में, अगर ये डिटाच होकर एम्बोलाई बन गया तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा लेगा, जो कि अगेन ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाएगी, है ना। तो अगर आपका पॉप्लेटियल एन्यूरिज्म डायग्नोज होता है तो उसका फ्यूचर प्रोग्नोसिस क्या है कि वो थ्रोम्बस जो वहाँ पे फॉर्म हुआ है ड्यू टू द एन्यूरिज्म, वो अगर डिटैच हो गया तो इट विल लीड टू द एम्बोलिज्म, और एम्बोलिज्म जो है फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बना लेगा। और क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से ब्लड नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्चेमिक कंडीशन बन जाएगी, दैट इज एक्यूट लिम्ब इस्चेमिया, है ना। दिस इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पॉप्लेटियल एन्यूरिज्म। द नेक्स्ट इज अ ब्रेन एन्यूरिज्म, है ना। ब्रेन एन्यूरिज्म जो आपका मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस 3 होते हैं बेसिकली, है ना। पाया होता है, देन ड्यूरा होता है, एंड देन एरिकनॉइड होता है। तो एरिकनॉइड के नीचे वाला स्पेस, जो ये 3 होते हैं, इसके जो नीचे वाला स्पेस होता है, दिस इज द सब एरिकनॉइड स्पेस, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो आर्टेरियल सप्लाई होता है, आर्टेरियल सप्लाई के अंदर यहाँ पे बेसिकली सब एरिकनॉइड हेमोरेजेस दिखने मिलते हैं। इट इज़ द एन्यूरिज्म विच इज़ कॉमन इन अ ब्रेन, है ना। सब एरिकनॉइड हेमोरेजेस वहाँ पे देखने मिलते हैं। और पेशेंट को जो क्लिनिकल कंडीशन आएंगी दैट इज थंडरक्लैप हेडेक। तो पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम द थंडरक्लैप हेडेक हैविंग अ मोस्ट चांसेस दैट द पेशेंट इज हैविंग द ब्रेन एन्यूरिज्म। ओके, व्हाट आर द क्लिनिकल कंडीशन, दैट इज अ थंडरक्लैप हेडेक which is a characteristic clinical condition of the brain aneurysm. Okay. नाउ व्हाट इज द जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में हम लोगों को क्या करना है, जनरल मैनेजमेंट में जब तक हमारा एन्यूरिज्म रप्चर्ड नहीं है तब तक वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, तब तक पेशेंट को भी पता नहीं चलता ना, तो हम लोग कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम मिलता है जिससे डॉक्टर को पता हो कि पेशेंट को एन्यूरिज्म हुआ है। बट इस कंडीशन के अंदर अगर ये एन्यूरिज्म रप्चर कर जाता है तो पेशेंट को सीवियर बैक पेन या फिर लो ब्लड प्रेशर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशंस बन सकती है, जब हमको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो होता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे आप, मॉनिटरिंग कर सकते हो अल्ट्रासाउंड की मदद से, आप जो है यहाँ पे स्मॉल एन्यूरिज्म्स को डिटेक्ट कर सकते हो, जो ये इमेज में आपको बताया हुआ है। उसके अलावा आप सर्जिकल रिपेयर्स करवा सकते हो, या तो आप लोग ओपन सर्जरीज करा सकते हो, जो भी एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है तो उसकी ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी हो सकती है, या फिर ईवार आप परफॉर्म कर सकते हो। ईवार क्या होता है, इट इज एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर, ये नाम में ही है। एंडोवेस्कुलर मतलब क्या, वेसल्स के अंदर। एन्यूरिज्म मतलब क्या, जो पेशेंट को हुआ है, और उसका रिपेयर मतलब उसका मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपको ये आर्टरी दिख रही है, ठीक है, ये आर्टरी के अंदर एन्यूरिज्म हुआ, ये आर्टरी के एन्यूरिज्म में रप्चर हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके की एक जो है वो यहाँ पे एक रिपेयरिंग स्प्रिंग डाली जाती है, जिसकी वजह से ये आर्टरी का कंटिन्यूएशन इन दोनों आर्टरीज से हो और यहाँ पे ज़्यादा ब्लड जो है वो ना जाए, है ना। तो इस तरीके से ये एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर का जो है एक मैनेजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईवार बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एन्यूरिज्म। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो ए है, ए है मतलब क्या, ए है, व्हाट इज ए, इट इज abdominal aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm, है ना, that is AAA when it is reached to 5.5 सेंटीमीटर का डायमीटर। यूजुअली जब 5.5 सेंटीमीटर के डायमीटर से ज़्यादा या 5.5 सेंटीमीटर के डायमीटर तक अगर एब्डोमिनल एन्यूरिज्म पहुंच जाता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म अगर 5.5 सेंटीमीटर के डायमीटर तक पहुंच जाता है, तो इसके बाद का चांस है कि अब ये क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। तो इसके पहले हमको उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, सर्जिकल मैनेजमेंट करो
या फिर रप्चर होने के बाद सर्जिकल मैनेजमेंट करो। बट अगर एक बार पेशेंट का एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है तो एक इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एन्यूरिज्म, ठीक है। अगर आपको यही PDF, यही चार्ट जो है, एक शॉर्ट चार्ट है जो एक चार्ट में मैंने आपको पूरा के पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल होम्योस्फीयर नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। सो यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन सर्च होम्योस्फीयर, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर चार्ट अपलोडेड है, तो वहाँ से आपको ये चार्ट मिल जाएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आपको ये यूट्यूब वीडियो में मिल गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।